आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं तो बड़ी अहम है क्योंकि यहां पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको लेकर चर्चा तो बनती है। अगर चर्चाओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल आए। बात हुई यहां पर अध्यादेश के समर्थन को लेकर, और जहां पर ये राजनीतिक जुड़ाव सुर्खियों में आ रहे थे, वहीं एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरी इन राजनीतिक सरगर्मियों को पीछे ढकेल दिया। वो सुर्खी ऐसी है, वो घटना ऐसी है जो आपको पुराने अतीत की याद दिलाती है। पुरानी याद मैं आपको गिना रहा हूं। यहां पर पुलिस अभिरक्षा में एक हत्या, यहां पर 2 हत्याएं हुई थी। अतीक और अशरफ, प्रयागराज मामला इतना गरमाया, उसके बाद कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के प्रश्न उठने लगे कि पुलिस अभिरक्षा में किस तरह से मीडिया कर्मियों के भेष में आकर 3 लड़के खुलेआम गोलियां चलाते हुए दर्जनों गोलियां चलाई, और वहां पर अतीक और अशरफ जो अपराधी थे, पुलिस अभिरक्षा में थे, उनकी खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद, और शायद यहां पर मैं बात कर रहा हूं राजधानी लखनऊ की कचहरी की, जहां पर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा 22 से ज्यादा मुकदमे थे फिरौती हत्या के, और एक बड़े नेता, भाजपा नेता की हत्या का आरोपी भी था। पश्चिम के बड़े नामों में एक, बड़े माफियाओं में एक, और शायद बड़े बड़े माफियाओं का दायना आंत भी कहा जाता था। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी यहां पर लखनऊ कचहरी में खुलेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। कोर्ट के अंदर, पुलिस अभिरक्षा में, और शायद पुलिस अभिरक्षा में हत्या यह पार्ट 2 है। ऐसी घटनाएं जो कानून की व्यवस्था पर प्रश्न उठाती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं जो हमको बताती है कि आप सुरक्षित हैं, और अब इन्हीं व्यवस्थाओं को धता बताते हुए इस तरह की घटनाएं बताती है कि हम कानून की राज की बात करते हैं, हम कानून की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, हम कानूनी शिकंजे की बात करते हैं, पर उसी कानूनी शिकंजे में अपराधियों की यहाँ पर खुलेआम हत्याएं बताती हैं कि बात तो हम कानून व्यवस्था की कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। कार्यवाहक डीजीपी बनाएगा, उस पर भी प्रश्न उठे, और अब कानून व्यवस्था पर यहां प्रश्न दोबारा उठ रहा है अतीक अशरफ के हत्याकांड के बाद। सरकार कानून व्यवस्था पर कितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, पर जो आंकड़े हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर सरकार को अब सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। फिलहाल हम आपको कचहरी ले सकते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से अभी भी वहां पर हजूम जुड़ा हुआ है, और अभी भी वहां पर लगातार संघर्ष देख रहे हैं, और लगातार देख रहे हैं किस तरह से वहां पर गुस्सा है वकीलों में, आम जनता में, और वहां के जो लोग हैं, जो जिन्होंने हत्याकांड को देखा है, जो दिखा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का जो परचम योगी सरकार बताती है, वो यहां पर किस तरह से रौंदा जा रहा है। सीधे ले चलते लखनऊ कचहरी की तरफ। सागर, जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पर जिस तरह से घटना के बाद वकीलों का वहां पर जिस तरह संघर्ष भी हमने देखा, हाय तौबा भी देखी, हाय अल्लाह भी देखा, उसके बाद जिस तरह से अभिरक्षा में हत्या हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और वहां के जो लोग हैं, वकील हैं, जो वहां पर लोग थे, उनका क्या कहना है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? सागर। जी बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये कोर्ट परिसर के अंदर की घटना है। कोर्ट परिसर में एक अपराधी जो है, अपराधी को मार दिया जाता है, गोली से ताबड़तोड़ उस पर वार किए जाते हैं। उसमें उस दौरान एक बच्ची भी घायल हो जाती है, इसके कमर में गोली लगी है, और उसकी जो माँ है उसकी उंगली में गोली लग के आर पार निकल जाती है। और इसमें 2 जो सिपाही हैं, जिसमें एक सिपाही है और दरोगा है, उनके कमर के पास से, पैर के पास से गोलियां छू के निकल जाती है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से संजीदगी दिखाई है, और कहीं ना कहीं देखिए वकीलों में रोष है, और जहां तक रोष होना भी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल ये बड़ा उठता है कि अगर हाईकोर्ट परिसर में जज या फिर वकील या फिर अपराधी किस्म के या
दोषी किस्म के लोग सुरक्षित नहीं है, तो क्या आम आदमी लखनऊ की सड़कों पर सुरक्षित है? बीच सरेआम एकदम दोपहर की बात है, गोलियां मार दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये उठती है कि यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे थे, या फिर अपराधी किसी शातिर तरीके से यहाँ पर एंटर हुआ और उसने पूरी शातिराना अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया। जी गौरव, क्या हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये पुलिस में अभिरक्षा हत्या पार्ट 2 है? इसके पहले भी प्रयागराज में हत्या हुई, हमने देखा 2 अपराधियों को सरेआम 3 लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी, दर्जनों गोलियां चलाई थी, वहाँ पर बाद में उनको पकड़ा गया। और ऐसा कुछ यहाँ भी वही मामला देखा गया है कि वहाँ पर भी पुलिस अभिरक्षा थी, यहाँ पर भी कोर्ट के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात है सागर, कोर्ट के अंदर, और कहीं ना कहीं ये कोर्ट के और न्याय व्यवस्था के और कानून व्यवस्था के इकबाल बुलंद पर यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न लगाता है। सागर जी बिल्कुल प्रश्न की बात है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई, उन्हें गोली मार दिया गया। खुलेआम शूटर जो है मीडिया के भेष में आए थे। और यहाँ की बात है, यहाँ पर वकीलों का जो काला कोट होता है, वेशभूषा होती है, उसमें आए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अभिरक्षा में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है और अपराध ऐसे क्यों कारित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वकीलों का हुजूम लगा है, और वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। लगातार ये वकील जो है विरोध कर रहे हैं इस बात का कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से सवाल उठता है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर लाइव पे हैं सर, जो घटना हुई क्या कुछ कहेंगे इस पर? आज जो घटना हुई है उससे मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। तमाम चैनलों को मैं अपनी बातें बता चुका हूं। ये जब ये दुर्दांत टाइप का अपराधी था, ये इसको जो है सुरक्षित वाले जैकेट में ले जाया जाता था, जो है बुलेट प्रूफ में ले आते थे इसको। तो आज क्या जरूरत थी कि वो खाली आया? इसका मतलब लग रहा है कि ये योजना एक लंबे समय से चल रही है। जो घटना को अंजाम देने वाले लोगों हैं उनको एक एक चीजें पता थी। लखनऊ के चारों तरफ मतलब इस दीवानी न्यायालय के चारों तरफ जितने भी गेट लगे हैं, इन गेटों को वो देख चुका है कि यहाँ मेटल डिटेक्टर वगैरह कोई काम नहीं कर रहे हैं। फोर्स वगैरह केवल इसी मेन गेट पर, उच्च न्यायालय वाले मेन गेट पर बैठ करके केवल जो है ये लोग केवल मोबाइल चला रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं। पीछे वाले गेटों से लोग अंदर घुस रहे हैं। गर्मी का सीजन चल रहा है, कोर्टें ज़्यादातर कोर्टें सब बंद हैं। और इसके बाद जो है ये ट्रायल वगैरह जो कोर्टों में चल रही है, जब डेटें निश्चित है तो पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा के उसको वो करना चाहिए था। जिन लोगों ने एग्जाम ये घटना को अंजाम दिया है उनको सारी चीजें पता थी। वो 80 कोर्ट में जाकर के सर अभी आप लोग ने कोर्ट में जाकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला उसमें? प्रोटेक्शन लेकर के गोली चलाए हैं। गोली चलाने के बाद जो है डेस्क के नीचे घुस गए थे। वो इतना कांप रहे थे डर के मारे, छिपके ठीक है जी। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जाहिर सी बात है इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहीं ना कहीं पुलिस अभिरक्षा की भी मांग की है, और ये की है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की जाए। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल। सागर बहुत धन्यवाद बात जोड़ने के लिए। पर यहाँ पर सबक लेंगे या इस तरह घटनाएं हमारी कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाती रहेंगी और मुंह चढ़ाती रहेंगी सरकार के उस फरमान को लेकर जिसमें वो कहती है कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। जो अब तक उत्तर प्रदेश में होता था अब ऐसा कुछ नहीं होता। पर मेरे ख्याल से अब तक उत्तर प्रदेश में जो नहीं हुआ वो फिलहाल अब हो रहा है। जवाब सरकार को देना है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ के सिविल कोर्ट में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि एक गवाही के तौर पर जीवा यहाँ SC/ST कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए आया था और उस पर किसी ने हमला किया, उस पर गोली चली और उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें एक और बच्ची 1.5 साल की थी लगभग, उसको भी चोट आई है। उसका उपचार किया जा रहा है, वो स्टेबल कंडीशन में। सर जो गिरफ्तार किया गया उसका क्या नाम है? अभी जो बताया जा रहा है वो विजय यादव है, लेकिन अभी कंफर्मेटरी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जब उसकी पुख्ता शिनाख्त हो जाएगी। सर कुल कितनी कैजुअलिटीज हैं इसमें? एक संजीव जीवा की डेथ, बाकी कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। यहाँ के लॉयर्स हैं,
वो भी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करने के पश्चात हम घटनास्थल का पूरा अवलोकन करने के बाद आगे आपको स्पष्ट जानकारी दे पाएंगे। संजीव जीवा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है वही आज पेशी पे आया था और क्या अब उसकी जान चली गई है अस्पताल में? देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। एक बच्ची को गोली लगी। सेशन कोर्ट के हर गेट पे सर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, पिछले कैसे अंदर चला जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जब तक हम पूरी स्थिति का विश्लेषण ना कर लें हमारे तरफ से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हम आपको स्पष्ट जानकारी और पूरी जानकारी देंगे। अभी पहले हम सारा घटनाक्रम संजीव जीवा पर अभी कितने का इनाम था? वो इनामी अपराधी है। ये जानकारी भी मैं अभी हमारे अधिकारी आपको दे देंगे। क्या बोले वकील के पास में आए थे जो आरोपी आए थे? देखिए, जब तक हम स्थिति के बारे में स्पष्ट स्वयं कन्विंस ना हो जाए कि क्या घटनाक्रम रहा था, तब तक हम आपको ऑथेंटिक कोई बात हमारे स्तर से ना कही जाए उचित नहीं होगा। इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा। एक बात जो वकील कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर बार संजीव जीवा आता था, हाईकोर्ट ने कहा था उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाना होता था। जनता पार्टी दावा करती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं। क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कन्नौज के एक सांसद चौकी में घुस करके पूरी पुलिस को पीटा। बताओ, पुलिस पिटी कि नहीं पिटी? आप जानकारी करिए। पुलिस पीटी गई और एफआईआर दर्ज हो गई। लखनऊ से दबाव ऐसा पड़ा कि उस एफआईआर में पता नहीं है और कार्यक्रम कर रहे हैं खुलेआम। बताओ, पुलिस को पीटने वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कहानी सुनाते हैं बीजेपी वाले लोग? 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी कहानियां, जब हम राजनीति में नहीं थे तब की कहानियां सुनाते हैं ये लोग कि लॉ एंड ऑर्डर क्या था, लॉ एंड ऑर्डर ये था। क्या ये कल्पना कर सकते हैं दिल्ली के बगल में 5 महीने में रेप 88 केसेस? किस सेक्टर में कितने अखबार लिख रहा है? क्या लखनऊ में सीसीटीवी पर नहीं डेली मिलती घटनाएं आपको? पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना। या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। यहां आकर के जहर खाएं, सोचिए आप पीछे सड़क पर। ये लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकता। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बात सुरक्षा को लेकर है, यहाँ बात कानून व्यवस्था को लेकर है, यहाँ बात उस फरमान को लेकर है, उस विश्वास को लेकर है जिसको लेकर सरकार बोलती है कि कानून व्यवस्था पर हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था की बात करने वाली सरकार अब इस तरह की कांडों पर क्या जवाब देगी? क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह कांड होते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि हम बातें बड़ी लंबी लंबी कर लें, हम कानून के रसूख की बात भले ही कर लें, पर व्यवस्थाओं पर अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। इस तरह के हत्याकांड तमाम चीज़ों को यहाँ पर सिरे से खारिज भी करते हैं और पोल खोल देते हैं हमारी व्यवस्थाओं को लेकर, जहाँ पर असलहे के साथ कोई अपराधी या कोई आदमी कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पर उसका चेकिंग भी नहीं होती है। मैपुर चर्चा विषय में शमसी आजाद प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, अनूप सांडा प्रवक्ता सपा से अपनी बात रखेंगे, बृहस्पतिवार के रूप में आमिर साबरी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे प्रशांत यादव अपनी बात रखेंगे और प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भार्गव अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल है शमसी आजाद से। शमसी आजाद भाई, कैसे देखते हैं पुलिस अपडेट छाप पार्ट 2 में हत्या, एक प्रयागराज, बड़ा नाम, बड़े लोग, बड़े अपराधी, पर हत्याकांड है और वहां भी उंगली उठाई गई थी व्यवस्थाओं को लेकर, और फिर
यहाँ पर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, खुलेआम हत्या कोर्ट के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस हत्या के कारण भी वहां पर एक बच्ची, वो भी वहां पर घायल हुई है। सवाल बड़े, जवाब केवल आपको देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे को आज अपनी डिबेट का हिस्सा बना और हम लोगों को मेहमान बनाकर अपनी अपनी बातें रखने का, अपनी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म दिया। बहुत ही निंदनीय घटना है और इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई भी अधिकारी किसी का बचाव या किसी का समर्थन करने के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है। जो अपराधी जिन्होंने दुस्साहस कांड को अंजाम दिया है उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी गिरफ्त में है, पुलिस कस्टडी में है। होता यह है कि कचहरी में आमतौर पर यह होता है कि जो वकील होते हैं वही थोड़ा सा सुरक्षा में हीलावाली का बहाना करते हैं, जबकि वहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। लेकिन जब जांच की जाती है तो एक साथ कई वकील उसके अंदर घुसने लगते हैं और उसी बीच उसी का लगता है इसने फ़ायदा उठाया और बिना जांच के अंदर पहुंच गया। वकील के भेष में था, पूरी तरीके से लग रहा था कि वकील एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है और जौनपुर का है, इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो विजय यादव के नाम से बताया गया शुरुआत जानकारी में कि विजय यादव नामक अपराधी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अपराधी की क्या मानसिकता रही होगी, किस तरीके से कोर्ट में जाकर किस तरीके से इस अपराधी को जिसने मारा है वो भी अपराधी है और जो मारा गया है वो भी अपराधी है। जरूर कहेंगे आप नहीं, जिसको मारा गया वो भी अपराधी आप है। बता दें भाई, उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे गैंगस्टर में है, पश्चिम का वो है, गैंगस्टर है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमने ये तो नहीं कहा कि न्याय व्यवस्था या उसको जो किया गया सही किया गया। मैं ये बता रहा हूँ कि वो भी अपराधी था और जिसने मारा है वो भी अपराधी है। हम न इसका बचाव कर रहे हैं न उसका बचाव कर रहे हैं। भूल चूक जरूर हुई यहाँ पर और वहाँ पर भूल चूक जरूर हुई है, क्योंकि थोड़ा सा चूक कहेंगे। यहाँ पर खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस अपेक्षा में हत्या हो रही है। सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि अगर चूक हुई है तो वो उसको स्वीकार कर रही है। ये नहीं है कि और पार्टी की तरह की जबरदस्ती सीना चौड़ा करके हम जो है पुलिस का बचाव करें, हम अपना बचाव करें, तो ऐसा कदापि नहीं। पूरी तरीके से अगर वहाँ पर चूक की गई तो आप ये यकीन जानिए कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहाँ पर सारे आला अधिकारी पहुँच चुके हैं और इस वक्त जो है डीजी लॉ एंड ऑर्डर उनके यहाँ भी बैठक चल रही है। तो जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पर संदेह के घेरे में या जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पर समझे यार, एक सवाल जरूर मेरा आपसे रहेगा। चूक के बाद अधिकारी पहुंच गए, ये तो प्रक्रिया है और जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, अधिकारी पहुंचते हैं। पर इस कदर कानून व्यवस्था में लचर रवैया कि कोई कहीं भी जाकर किसी की भी हत्या कर देता है, कोई डर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। माहौल बिल्कुल साफ सुथरा है, अमन चैन है। अपराधी पूरी तरीके से भयभीत है। हमने ये जरूर है कि हम थोड़ा सा लापरवाही में ये थे कि हमने अपराधियों को जड़ से खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूँ गौरव जी, सुन लिए कि हमने ये जरूर सोचा था कि हमने इस अपने शासनकाल में अपराधियों को जड़ से जरूर उखाड़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चूक हुई है, क्योंकि हमको अभी ये लगता है कि हमने अपराधियों को तने और पत्ती से जरूर काटा, लेकिन अभी जड़ें उखाड़ने में थोड़ा समय लगेगा। और ये वही अपराधी हैं जो पिछली सरकारों में पूरी तरीके से पाले गए थे, इनको मजबूत किया गया था, इनको मजबूत किया गया था। ये वही अपराधी हैं जो इस तरीके के जो पिछली सरकारें नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कौन है जो गुंडे माफियाओं को शरण देता था, कौन है जो गुंडे माफियाओं को सांसद विधायक बनाता था, कौन है जिसको मंत्री बनाता था अपने यहाँ। इनके यहाँ तो बायोडाटा देख करके किसने कितना मर्डर किया, किसने कितनी लूट की है, इस आधार पर जो है कैटेगरी तय करके कैबिनेट मंत्री बनाया जाता था, टिकट दिया जाता था, सांसद और विधानसभा में भेजा जाता था। तो कहने की जरूरत नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इसके पहले की पिछली सरकारें जो रही हैं उन्होंने अपराधियों को पालने का किस तरीके से काम किया है। अनुराणा जी बोल रहे हैं कि सरकारें कोशिश करती थी, इनकी सरकारों में जड़ों से काट रहे हैं। अब जड़ काट रहे हैं कि अपराधी काट रहे हैं, आप हम सबके सामने हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, और ये दोबारा ऐसा मामला हुआ जिसको लेकर कानून का जो रसूख है वो यहाँ कम होता नजर आ रहा है। अनुराणा जी, जागिए उठिए जरा जिले इलाही देखिए जी, सल्तनत में हो रही भारी तबाही देखिए जी, हुक्मरां की बेजमीरी है बरहना इस कदर। अच्छा, खुद सिताइश, खुद शनासी और वाहवाही देखिए। लीजिए, हमारे भाजपा के मित्र ने जो बात कही जी, उस पे शेर एकदम फिट बैठता जी। अभी ये बता रहे थे कि बायोडाटा देख करके मंत्री पद बढ़ता था, सांसद विधायक बढ़ते थे। हमको लगता है कि उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जरूर रहे होंगे, तभी इनको जानकारी ज्यादा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा, अच्छा, और जो शेखीखोरी है वो इस तरीके के अपराधों को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा,
हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि शासक की राई के बराबर भूल जनता की पहाड़ जैसी भूल से भी बड़ी होती है। बिल्कुल। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भाषा बोलेगा कि ठोक डालो, मार डालो, देख लूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, तो जो अपराधी हैं सरकार से संरक्षण पाए हुए, जिनको सरकार का पुलिस का भय नहीं है, उनका भी हौसला बढ़ता है कि इसका मतलब गोली मारने पर मुख्यमंत्री खुश होता है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं गौरव जी कि अभी बात आपने की 2 महीने पहले अतीक अशरफ का हत्याकांड हुआ था, आज ये जीवा का हत्याकांड हुआ। सरकार का इकबाल मिट्टी में मिल चुका है जी। और मैं पूर्वांचल से आता हूं, हमारे पूर्वांचल में एक शब्द कहा जाता है ढपोर संघ। अच्छा, ढपोल संघ। जी, ढपोर संघ का मतलब ये होता है कि जो बोले खूब और करे न कुछ। अच्छा। तो ये सरकार ढपोर संघ सरकार है जी। मैं पूछना चाहता हूँ जिन अपराधियों ने जो कोर्ट में, कचहरी में, जेल में हत्याएं कर रहे हैं, इनका घर कब मिट्टी में मिलेगा? अच्छा। इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? इनके खानदान वाले जो 3 अपराधी वहां पर पकड़े गए थे इलाहाबाद के हत्याकांड में, क्या किया सरकार ने? आपके पास कोई रिपोर्ट आई क्या? जी। सरकार दरअसल पूरी तरीके से फेल है। और एक और सवाल मैं गौरव जी यहाँ उठाना चाहता हूँ। इस सरकार ने बड़ी वाहवाही पीटी थी और बड़े बाजे बजाए थे कि साहब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली हम लागू कर रहे हैं। प्रयागराज की क्या हालत है आपने खुद जिक्र किया। लखनऊ की क्या हालत है ये आप देख रहे हैं। कानपुर में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। वाराणसी में क्या हालत है ये आप देख रहे हैं। और अभी गाजियाबाद से पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी कि जहां था कि पुलिस ने जब उसके पास न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हो गए तो 107-16 शांति भंग की आशंका में सैकड़ों ऐसे लोगों को जेल भेज दिया कि जिसके लिए उनको अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े। यानी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी पूरी तरीके से फेल है। और ये सरकार आप देखिए कितनी मजेदार बात कि इनको उत्तर प्रदेश में एक भी योग्य ऐसा अधिकारी नहीं मिल रहा है जिसको स्थायी डीजीपी बना दे। टेम्परेरी काम चल रहा है, भाड़े पे लाए जैसे लगता है कि ला करके 3 महीने इनको बैठा दिया, फिर हटा देंगे, फिर कर देंगे। इस तरीके से सरकार चलती है क्या? और अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता मित्र की बात सुनी, अभी तो मंत्रियों के बयान नहीं आए हैं। पिछली बार इलाहाबाद में हत्याकांड हुआ था तो एक मंत्री जी ने कहा था कि कुदरत इंसाफ करती है। उस बच्ची का क्या कसूर था जिसको गोली लग गई? उसके साथ किस कुदरत ने इंसाफ किया है? शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों को? उस पुलिस वाले की क्या गलती थी जिसको गोली लगी है? और अभी आपके ही चैनल पे कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमारे वकील साथी बता रहे थे कि जो सुरक्षा उस अपराधी के लिए बरती जाती थी वो सुरक्षा में भी चूक की गई। बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी गई। ठीक यही चीज इलाहाबाद में भी हुई थी। जी। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि सरकार जानबूझ करके इस तरीके की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में पैदा करना चाहती है कि जनता में भय और आतंक का माहौल पैदा हो। अच्छा। जनता खुल करके अपने अधिकारों की बात न उठा सके। अच्छा। मात्र यही अपराध से संबंधित मुद्दे प्रदेश में चलते रहे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कि एक सांसद भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जी, लेकिन सरकार ने इतना न्याय कर दिया, इतना लंबा समय दे दिया कि सब कुछ ठीक होने लगा। अच्छा। तो जब सरकार अपने सांसदों के लिए दूसरा कानून रखेगी जी और दूसरों के लिए दूसरा रखेगी तो ऐसी घटनाएं अवश्यंभावी हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर नैतिक बल है, जिस राम राज्य की बात करते हैं, अगर उस राम राज्य की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र दे करके ये मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश संभालना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। दयाराम भार्गव, आपको मेरी आवाज आ रही है? दयाराम भाई, आपकी क्या राय है पूरे इस मामले पर, क्योंकि आप भी कानून व्यवस्था लेकर लगातार उंगली उठाते रहते हैं, आप भी बताते हैं अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, किस तरह देखते हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए गौरव भाई जी, इस हत्याकांड का मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूं जी, और साथ में अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं जानना चाहूंगा बार बार ये दुस्साहस और गलतियां क्यों हो रही? सवाल पे सवाल उत्तर नहीं जनता को। आप इसको जान लीजिए कि अगर कोई पुलिस कस्टडी कोर्ट रूम में है
जयराम भाई अगर आप आराम से आके किसी को गोली मार दे जी और जी उसके बाद वो काम करके निकल जाए जी तो सरकार और प्रवक्ता महोदय ये नहीं कह सकते जी कि शासन प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा माना कि आप सरकार में दूसरे टर्म में मजबूती के साथ आए हैं, स्वागत है जी लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हमेशा चैलेंज बना रहा है, जी चाहे इस सरकार की रही हो चाहे पूर्वत की सरकार रही हो। अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे ये विश्वास दिला करके दूसरी बार सरकार बनाई जी कि हम और हमारे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। जिस तरह की कृतियां हो रही हैं, क्या इस पे कानून व्यवस्था पे उंगली नहीं उठना चाहिए? ऐसा क्यों है कि कोई कहीं भी किसी को भी, चाहे वो पुलिस सुरक्षा में हो, कहीं भी कोई किसी को मार के चला जाता है? आखिर उत्तर प्रदेश में जो खुफिया विभाग है वो तंत्र कहाँ है? और अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है जी तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खुली छूट दे रखी है जी कि आइए इस तरह इनका इस तरह गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाए? जी प्रश्न जस का तस है, उत्तर मिलता नहीं है गौरव भाई जी। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जल्दी बोलिए। जो महिला अपने ससुर की पैरवी के लिए आई थी, उसकी बच्ची सो गई थी जी और वो उसने सुला दिया था जमीन पे। जी उस बच्ची की क्या गलती, उसको गोली लगी है जी और वो भी गंभीर हालत में है। तो आप विरोध करते तो ये खुलकर? ऐसे तमाम ऐसी चर्चाओं पे हम लोग अगर आकलन करें जी तो जब कोर्ट हमारा सुरक्षित नहीं, कचहरी हमारा सुरक्षित नहीं, ऐसा मत बोलिए। सुरक्षित नहीं, अभी आपके जेल राष्ट्रीय सुरक्षित अध्यक्ष नहीं। ब्रजेश पाठक के साथ डिप्टी सीएम के साथ हाथ उठा नजर आ रहे थे और ये भी कहा जाता है कि शायद गठबंधन फिर दोबारा ना हो जाए। ये ज़्यादा बयान मत दीजिए, मुझे डर लग रहा है। देखिए सुनिए गौरव भाई जी, हम सच बात बोलेंगे। अच्छा, और सच बात बोल के चले गए जनाब 18 महीने बाद। मैं ऐसी याद दिला रहा हूँ आपको। आप बताइए, आपका चैनल सच दिखाता है कि नहीं दिखाता? हम तो दिखाते हैं, तभी आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, अगर आप हमको सच, आपका चैनल दिखाता है तो क्या सच्चाई बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसा ना हो ज्यादा बोल जाए तो यहाँ भी गठबंधन जो उम्मीद बनाई जताई जा रही है, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चला जा रहा है, उस पर कोई दिक्कत आ जाए। मैं तो याद दिला रहा हूँ। बाकी जो बात आपको करनी कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जी जयराम भाई जी। देखिए, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जो सरकार चल रही है 38 पार्टियों से है। अच्छा, कई राज्यों में देख लो जो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन एक सतत प्रक्रिया है। अच्छा, गठबंधन जो है सपा के साथ करेंगे दोबारा क्या? हमारी बात सुन लीजिए, सुना लीजिए गौरव भाई, सुन लीजिए, सुना लीजिए। गठबंधन किससे होगा, कहाँ होगा, ये हमारे स्वयं भारतीय समाज पार्टी की जो संसदीय बोर्ड है, चलिए, कोर कमेटी है, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, उसमें बैठक होगा, वो तय होगा चलिए कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक है जयराम भाई, हो गया। ठीक है, प्रशांत यादव आम आदमी पार्टी से। प्रशांत भाई, बहुत देर से आप उंगली उठा रहे थे, अब आपका टर्न है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए गौरव जी, सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। शुरू कर दीजिए, कहाँ शुरू करना हो आपको। 1 महीने से मणिपुर जल रहा है। अच्छा, सरकार किसकी है? अच्छा, आपको पता है जी, लेकिन देश के प्रचार मंत्री प्रचार में बिजी हैं। अच्छा, अभी तक उन्होंने ये जहमत नहीं की है कि वो जाएं वहां पर मणिपुर में। और चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था जी कि अगले 5 साल यहाँ रामराज चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। अच्छा, तो अपने इन बातों का कुछ वहां जाकर के लोगों के बीच हाथ जोड़ करके, निवेदन करके, दंडवत प्रणाम करके कुछ तो करते। अच्छा, पहली बात जी, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मणिपुर में भाजपा का रामराज चल रहा है। अच्छा, मणिपुर अभी भी चल रहा है। अच्छा, उस दिन अमित शाह जी गए, वहाँ लगातार हत्याएं हुई, वापस यूपी आ जाते हैं। आ जाइए। पिछले 3 दिन में यूपी में आपने देखा, बाराबंकी में जी, आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। बाराबंकी में सोमवार को एक महिला जो है अपने छत पर सोई हुई होती है, उसको काट के लोग चले जाते हैं। अच्छा, पहली बात। ठीक है। जालौन के उरई में, मुझे पता है आपको? उरई का मामला पता है मुझे। जी, पता है मैटर। मैं आपको कानून व्यवस्था बता रहा हूँ योगी जी की। जी, इनकी खोखली कानून व्यवस्था। अच्छा, खोखली कानून व्यवस्था। अच्छा, और बस्ती में, जी, बस्ती में सोमवार को आपको प्रकरण पता होगा। जी, क्या हुआ? जी,
ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि पूरे प्रदेश में जो है कोई कानून व्यवस्था नहीं है, चाहे वो लखनऊ में कोर्ट का आप जो मर्डर हुआ है वो बात हो, अच्छा, चाहे देश में किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, लड़कियां हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इनसे कुछ नहीं संभाला जा रहा है। ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। अब इसका कारण क्या है अपराध बढ़ने का, उसका मैं आपको बता देता हूँ गौरव जी। बता जल्दी दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता को शायद पता हो पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है और पॉक्सो का प्रावधान क्या है, ये कितनी खतरनाक जो है। हेलो जी, आवाज आ रही, बोलते पॉक्सो में पॉक्सो के बारे में इनको पता होगा, जिस व्यक्ति पे सबको पॉक्सो पता है, लग जाती है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। बोलते जाइए जी। लेकिन जो इन्होंने कहा कि बाकी की सरकारें अपराधियों को जो है सह देती हैं और पुलिस को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, चौकीदार कहता है, वो माननीय महामहिम देश की राष्ट्रपति जी को इग्नोर करता है। अच्छा, लेकिन नए संसद के उद्घाटन में एक पॉक्सो के अपराधी को बुला के उसका सम्मान करता है। तो एक बात बताइए, बाकी के अपराधियों के हौसले तो बुलंद हो जाएंगे। अच्छा, वो अपराध करने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, या वो भाजपा से संपर्क रखते हैं कैसे ही, तो उन पर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। अच्छा, पॉक्सो का जो ट्रीटमेंट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी के अकॉर्डिंगली, तो ये ब्रजभूषण के लिए अलग से क्यों आए जी? कि मोदी का कोई रिश्तेदार है, या जो बाबा बात बात पे बुलडोजर निकाल लेते हैं इनका कोई रिश्तेदार है? अच्छा, पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, हर जगह भाजपा के राज्य में कानून व्यवस्था एकदम से लचर खत्म हो गई है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का चौथी फेल प्रधानमंत्री इस बात का जिम्मेदार है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। वो आसाम में 110 आतंकवादियों को शामिल करता है चुनाव जीतने के लिए, गौरव जी आपको याद दिला दूं। और गुजरात में आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी की, पिछले 5 साल में 41,000 महिलाएं गायब हुई हैं। आप समझिए उसके अपने गुजरात में 13% वोट मिला है आपको। गुजरात में 13% वोट मिला है। मत जाइए, सुन लीजिए 5 विधायक बने हैं। संघर्ष कर शुरू किया कि गुजरात में नहीं किया? जी, संघर्ष हमारा चल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो डेटा निकल के आ रहा है, सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरा आपने हमें भारत भ्रमण करा दिया जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ गौरव जी, क्योंकि मोदी जी के अपने स्टेट में इतना बुरा हाल है। अभी 2 दिन पहले एक दलित समाज के बच्चे ने एक बॉल को टच कर लिया तो उसकी उंगली काट दी गई दबंगों ने। और मध्य प्रदेश में शिवराज के यहाँ पे बारात में एक दूल्हा घोड़ी चढ़ के जाता है दलित समाज से, तो हो गया प्रधान भाई, हो गया, उसको उतार के मारा। हो गया। अब बताइए कि देश का प्रधानमंत्री जब देश का प्रधानमंत्री जब ज्यादा बोलेंगे तो यार मनीष सिसोदिया और शीश महल की बातें होने लगेंगी। यार मत दिलाइए समझी भाई को। लेकिन मेरी बात सुनिए पूरी, सिसोदिया जी को एक्यूज नहीं किया गया अभी, उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं। अरे यहाँ पर अभी आवाजें आने लगी भाई, अभी ये मामला सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे चला जाएगा, 8 लाख के पर्दों पे चला जाएगा, गंदी यमुना पे चला जाएगा, कूड़े के पहाड़ पे चला जाएगा। जी, ये दोहरा ट्रीटमेंट क्यों है जी? क्यों है? क्या इस देश के संविधान को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मानते हैं इस देश को? और अगर इस देश का प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मानता तो ऐसे प्रधानमंत्री को उठा के फेंक देना चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्था में सबसे सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ इंसान है, उसको उठा के नहीं फेंका जाता। थोड़ी सी भाषा मर्यादित कर लीजिए। प्रशांत यादव जी हटाया जा सकता है। सत्ता धर्म परिवर्तन होता है, जनाधार मिलता है, सत्ता आती है और जनाधार जब खत्म हो जाता है तो सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है। पर प्रधानमंत्री देश पे एक बड़े पद पे बैठा हुआ संवैधानिक व्यक्ति है, उसके लिए इस तरह की जो शब्दावली है उसका उपयोग ना करें। लेकिन संविधान पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों की हत्या नहीं, वो आप स्वतंत्र बोलने के लिए, आप स्वतंत्र कम से कम भाषा शैली मर्यादित रखें। अगर आपके राष्ट्रीय संयोजक या मुख्यमंत्री के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए अगर ऐसा बोला जाता तब भी मैं यहाँ पर यही कटाक्ष करता जो मैंने आपको लिए किया है। ठीक है, आमिर साहब बोलेंगे। अपराधी नहीं, अपराधी मैंने बात है तो नरेंद्र मोदी को लेकर अभी फिलहाल कोई आपराधिक यहाँ पर धाराएं लागू नहीं है, ना पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है। ठीक है, आमिर साहब बोलेंगे जी। धन्यवाद गौरव जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गौरव जी, कानून व्यवस्था की जिस हिसाब से धज्जियां उड़ी हुई हैं जी, शायद की बात है
कि भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार है। इससे अच्छा। पूर्व भी सरकारें रही हैं, कल्याण सिंह की भी रही, राजनाथ सिंह की जी भी रही। दूसरी सरकार है मेरे भाई, दूसरी है, दूसरा कार्यकाल है। दूसरी सरकार तो ये योगी जी की है, बाबा जी की है। अच्छा लेकिन इससे पहले जो सरकारें रही हैं, कल्याण सिंह जी की रही, राजनाथ सिंह जी की रही, अच्छा, तो पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि जिसमें इस कानून की धज्जियां उड़ी हैं, कानून व्यवस्था लीजिए खत्म हो शमसी चुकी है और बुरी तरह उसकी दुर्दशा हो चुकी है। आज जिस तरीके से शमसी, मैं ही से शुरू करता हूँ। शमसी भाई, आप जब चूंकि आपने नाम लिया, मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन अब बोलूंगा मैं कुछ और। शमसी भाई ने 2-3 बातें कही थी कि वो वकील के भेष में आए थे तो वो लोग समझ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आपने पॉइंट की बात करी है। मैं शमसी आज़ाद जी ये बताइए, चाहिए तो वकील के भेष में आए थे, लोग नहीं समझ पाए। वकील उदंड बकौल आपके के वकील गदर काट देते हैं या वो कर देते हैं, लेकिन जो पुलिस की गाड़ी से हत्यारे बैठ कर आए थे, बड़ा सवाल प्रयागराज में, वो क्या था? और पत्रकार की आइडिया डाल के लाए गए थे, आए नहीं थे, लाए गए थे और बाकायदे पुलिस लाई थी। तो ये तो बोल रहा है आए थे, गौरव नहीं, ये बोलने को तो कुछ भी बोल दिए, वो अलग बात है, लेकिन आप गौरव एक बात समझिए, पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है, वहां कानून व्यवस्था की, मतलब वैसे शब्दों में कह दूं, बिल्कुल हिंदी भाषा में ऐसी तैसी हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है गौरव जी, ये अच्छी तरह आप समझ लीजिए। अभी इस लखनऊ के अंदर जिसको चाहती है पुलिस 151 में एक तरफा बंद कर देती है, अब वो बेचारा, अब चूंकि जमानत भी एसीपी देगा, अच्छा, उससे ज्यादा और हत्या हो जाती है उसकी। अच्छा, और अब जी कहाँ किसकी बात करी जा रही है, कैसे कानून की बात? मैं बता दूं आपको कि पहले पुलिस मुखबिर बनाती है और मुखबिर बना के उससे छोटे मोटे अपराध कराती है, फिर उसी अपराधी से पुलिस वसूली कराती है। मेरे पास एक नहीं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो 1 सैकड़ा मामले इसी लखनऊ के मेरे पास मौजूद हैं। और अभी शमसी भाई ने बहुत सारी बातें कही, इसमें एक बात बहुत अहम उन्होंने ये भी कही कि पूर्व सरकारों द्वारा पोषित अपराधी, अच्छा, एक जुमला ये कहा था इन्होंने जी। तो शमसी भाई आप मुझे इतना बता दीजिए कि पूर्व सरकारों द्वारा पोषित अपराधी आज भाजपा में क्यों हैं? धनंजय सिंह कहाँ हैं? अभय सिंह कहाँ हैं? सोनू सिंह कहाँ हैं? मोनू सिंह कहाँ हैं? ब्रजेश सिंह कहाँ हैं? कुलदीप सेंगर कहाँ हैं? ये सब पूर्व सरकार के पोषित थे, लेकिन सब आपकी सरकार में आज की तारीख में मौजूद हैं और पूरी तरह बैठ के मठाधीशी कर रहे हैं, पूरी तरह क्राइम कर रहे हैं। राजा भैया कहाँ थे, आज किसके साथ हैं? ये वो सवाल है, ये वो नाम है गौरव जी, ये पूरा देश देख रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। आप किस अपराध की बात करते हो, किन अपराधियों की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैंने मान लिया पुरानी सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पोषित थे, चलिए मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं सपा का नहीं हूं, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन आपके साथ क्यों है ये सब आज की तारीख में? बाबा जी का बिल्डोजर इनके घर पे क्यों नहीं चल रहा है? ये क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? गौरव जी बात ये नहीं है, बात यह है कि जब जब दोहरे मापदंड रहेंगे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तब तक अपराध कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। ये मुंगेरी लाल के सपनों जैसा मान लीजिए। आज की घटना एक इकलौती नहीं है गौरव जी, आप बताइए, मुन्ना बजरंगी का जेल के अंदर हत्या होती है, वो कैसे हो गई? वो तो जेल के अंदर था। तिहाड़ हत्याकांड हो गए तमाम। तिहाड़ तो हम देश की बात ही नहीं कर रहे हैं, देश में तो बहुत सारी घटनाएं घटी है, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। गाड़ी पलट गई, कैसे पलट गई? आज मुख्तार अंसारी जैसे लोग तारीखों में आने से घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं, क्या वजह? मैं किसी अपराधी या किसी माफिया की वकालत करना नहीं बैठा हूं, लेकिन गौरव जी ये भी न्यायोचित नहीं है कि आप जब मुकदमे चल रहे हैं तो अदालत उनको सजा देगी, आप क्यों मार रहे हैं? और ये बिल्कुल क्लियर बात, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत गौरव जी सब कुछ हो रहा है, वरना अभी भी अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, उसके इतने हौसले नहीं है। कोर्ट SC/ST कोर्ट के परिसर में घुस के मार दे। अच्छा ठीक है, आप समझ लीजिए। भाई जवाब आपको देना है भाई। आप लोग मार रहे हैं क्या? यहाँ पर आमिर साबरी बोल रहे हैं, आप लोग की भूमिका है इसमें, दे दीजिए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि असम वहाँ मणिपुर में दंगा हो रहा है, वहाँ कोई गया, शायद इनको पता नहीं कि अमित शाह ने वहाँ का दौरा किया था, इनको पता नहीं है। ये अभी नौजवान आदमी है। आज की रिपोर्ट पढ़ लेना, नौजवान ने आज की रिपोर्ट पढ़ लेना, कितने लोग मारे गए हैं। मैं आपको सुन चुका हूँ, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के, मैं दिल्ली में भी अभी था 4 दिनों में, जो कुछ इन्होंने दिखलाया था सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, बिल्कुल उसका उलट है। आप ओखला जैसे एरिया में अगर जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि आप बिहार की उस आबादी में, उस एरिया में पहुंच गए जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। अच्छा। ऐसा आपको लगेगा कि जहाँ पर पूरी मुस्लिम आबादी, अमानतुल्लाह खान जहाँ से विधायक है, वहाँ पे सारे पार्षद इनके सब कुछ है, लेकिन रोड ऐसी है कि आप चल नहीं
नहीं सकते, पार्क ऐसे है कि आप बैठ नहीं सकते, और गलियां ऐसी है कि जहाँ पर आप जो है तो नाक बंद करके आपको गुजरना पड़ता है, और कहीं खुदा न खाते वहाँ पर बारिश हो जाती है तो आपको घुटने के ऊपर पैंट करके और नकाब ऊपर करके वहाँ से गुजरना पड़ता है। अब आती है आमिर साबरी साहब की बात। तो आमिर साबरी साहब ने बहुत कुछ कटाक्ष किया है सरकार के ऊपर, अच्छी बात है, इनको करना चाहिए, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना साफ सुथरा माहौल उत्तर प्रदेश में दिया है, झूठ बोल रहा है क्या? और इन्होंने एक लखनऊ में रहते हैं भाई, बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि ये हत्या की गई। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि क्या कोई भी एविडेंस इनके पास ऐसा है कि इस हत्याकांड में, इस षड्यंत्र में सरकार का किसी का भी हाथ है, पुलिस का हाथ है, प्रशासन का हाथ है, मंत्री का हाथ है, किसी का भी अगर हाथ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि अगर इन्होंने साबित कर दिया तो मैं किसी भी चौराहे पर जूता खाने को तैयार हूँ। अतीक अशरफ की हत्या हुई थी, हत्यारे कहां से आए थे? जोर से आप बोलेंगे, मैं अतीक अशरफ की हत्या में मैं ये चाहता हूं कि आराम से पुलिस की गाड़ी से बैठ के आए, आराम से बात हो, सब लोग सुन बिल्कुल बिल्कुल आराम से करेंगे, मैं चाह नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये बता दीजिए शमसी भाई, बड़े भाई हमारे, आप तेज होना भी चाहिए, आप छोटा भाई हैं, लेकिन सुन लीजिए, नहीं बड़ा छोटा नहीं, आप अतीक अशरफ की हत्यारे कहां से आए थे? कमेंट किया है, अतीक अशरफ की हत्यारे कहां से? कोई विजुअल है, कोई वीडियो है? अरे विजुअल, और आप बड़े बड़े चैनलों पे चला, अगर सच के हिमायती हैं तो आपको सरकार के खिलाफ कोई बयान देना चाहिए था। आप बताइए, जिस तरीके से पुलिस पीछे हट गई, भाग गई, उन्होंने कनपट्टी पे रख के गोली मार दी, आप बताइए शमसी भाई, कयास लगाना, आप चैनल पे आप भी बैठे हुए, चैनल पर बैठे हुए, और आप तमाम लाइव लोगों ने मर्डर आप जो बोल देंगे शमसी भाई, लाइव मर्डर देखा, सब कुछ आज वो गिरफ्त में, हिरासत में है, पुलिस की गाड़ी से आए थे। देखिए गलत बात बिल्कुल, आज भी वकीलों ने पकड़ के मारा पूरी तरीके से, मारा है, आज भी वो हत्यारे पकड़े गए, बिल्कुल मारा है, पकड़ना मामला नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं हत्या कराई गई है, प्रशासन ने, सरकार ने उनकी हत्या कराई है, समझ लीजिए शमसी भाई, मैं यही कह रहा हूँ, इतना हौसला आया विजय यादव नामक आदमी जो अपराधी आता है, मारता है, चला जाता है, ये कैसे हौसला आ गया? आपके सारे आरोप में मानने को तैयार, हमें कोई आरोप नहीं लगा। अरे आपने तो समाज देख रहा है, आपने तो पूरा प्रदेश देख रहा है, और सरकार ने सुनियोजित ढंग से हत्या कराई है, सरकार ने सुनियोजित, आपने कहा कि गाड़ी कैसे पलट सकती है, सरकार का षड्यंत्र के तहत हत्याएं हो रही हैं। गलत फिर समझ लीजिए, आपके पास अगर सबूत है भाई आप दिखा सकते हैं, सबूत के साथ बात करिए, रिपीट करके आप कचहरी का केस दिखाएं जो आज का हुआ है ना, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्याएं हो रही है, ये मैं फिर कह रहा हूं। अब हो रही है, अब आप बयान से पीछे भागने लगे। आपने तो इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि सरकारें करा रही हैं, प्रशासन करा रहा है इस तरीके की हत्या, तो आप बताइए कोई सबूत आपके पास हो? बीजे जो अभी आप सुन लीजिए, फिर अपराध की बात हो रही है आपकी उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, मैं नहीं कह रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट है कि 44% भाजपा का बता दिया, 44% मंत्री अपराधी हैं, भाजपा का बता दिया, अपराधी क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने अतीक अशरफ के मामले में एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बयान दे रहा है कि कुदरत का इंसाफ है। आप बताइए, अभी यही जो आज मारा गया है, ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आपके भाजपा के बड़े नेता थे, उनकी हत्या में आरोपित था ये कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी है। नहीं, हम तो कह रहे हैं 25 मुकदमे 24 मुकदमे इसके ऊपर सब संगीन धाराओं में, लेकिन एक मुकदमा में बता रहा हूं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आरोपित था। आप अभय सिंह को माफिया मान रहे हैं जो पूर्व की सरकार में मंत्री था, और उसका आपके साथ भाजपा का कनेक्शन, भाजपा, अरे सोनू सिंह आपकी तारीख आज की, अरे अभय सिंह और धनंजय सिंह की बात करिए पहले ना, सोनू सिंह मोनू सिंह की बात कर रहे हैं, हम ब्रजेश सिंह की बात कर रहे हैं, हम राजा भैया की बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ है? आज आपके साथ है कि नहीं है? विजय सिंह भाजपा में है, आज आपके साथ है नहीं है? राजा भैया आपके साथ है नहीं है? पूरी जानकारी नहीं, भाई शमसी भाई कैसी बातें कर रहे हैं? आदमी है तो अपनी काबिलियत को थोड़ा सा आवेश में आकर मैं समझ सकता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, मैं समझ सकता हूँ भाई हमारे, लेकिन मान लीजिए आप आमिर साहब हैं, भाजपा से नाराज है, मैं समझ सकता हूँ, कोई आरोप नहीं है, लेकिन आप सरकार एक पार्टी के ऊपर, एक पार्टी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम, अभय सिंह पार्टी में है, धनंजय सिंह पार्टी में है, सरकार इस तरीके, अरे आप ही कह रहे हैं ना, अरे कहाँ आप बताएं ना, आप बताएं कहाँ राजा भैया कहाँ हैं आज? राजा भैया भारतीय जनता पार्टी में हैं, अरे है सदस्य, उसके मंत्री हैं, विधायक हैं, किसके हैं बताएं, किसके सिंबल पे जीते? किसके सिंबल पे जीते? राजा भैया कभी किसी के सिंबल पे नहीं जीता, हमेशा इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं? राजा के साथ है कि नहीं है? कैसे है साथ, बताइए। अभी योगी जी के साथ एक
कार्यक्रम में साथ साथ बैठे सारे कार्यक्रम योगी जी का माफिया को मट्टी मिला देंगे, अभी माफिया को साथ लिए बैठे ब्रजेश पाठक के साथ ये आपके दोहरे मापदंड राजभर जी थे, बहुत हो गए और ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश आपको दोबारा आप एक पार्टी के आप देखिए एक पार्टी के कार्यकर्ता होते तो आपकी बात सब मान लेता, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अधूरी जानकारी रख रहे हैं। अधूरी जानकारी नहीं है मुझे, समझी भाई, जितना बता दिया पूरा प्रदेश जान रहा है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का व्यवहारिक एक प्रकार से संवैधानिक या आप मान के चलिए मित्र होता है, विरोधी होता है। अच्छा, तभी सारे पार्टी के माफियाओं को भाजपा से जोड़ दिया जाता है, स्वाभाविक विरोधी होता है। ठीक है, अनूप सांडा बोलेंगे। गौरव जी एक मिनट जाइए, प्रधान भाई एक मिनट रुकिए, अनूप सांडा जी बोलेंगे। जी अनूप। भाजपा के नेताओं को जितना शर्मिंदा होना चाहिए ऐसी चीजों पे, उसकी जगह अभी भी उनके जो ढिठाई और बेशर्मी है जी, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, अभी बहस हमारे दो मित्रों में चल रही थी जी, हमारे साबरी साहब ने एक बात कही और मैं उससे सहमत भी हूँ जी। इलाहाबाद में हत्याएं हुई, अगर सरकार के मंत्री उसके बाद ये बयान देंगे कि कुदरत का इंसाफ है, तो ये शंका की सुई क्या नहीं जाएगी कि सरकार उसके बारे में संवेदनशील नहीं है और उसके बारे में सफाई देने के बजाय ऐसी बातें कह रही है जिन बातों के दूसरे भी अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। सरकार के मंत्रियों को और वरिष्ठ मंत्रियों को जी ऐसी भाषा बोलना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना जनता के मन में अपनी छवि की परवाह है और वो इस बात पर विश्वास करती है कि हम चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों को जनता के ठगने में कामयाब हो जाएंगे। यही वजह है कि उनकी गंभीरता न अपराध के प्रति है, न विकास के प्रति है, न बेरोजगारी दूर करने के प्रति है, न महंगाई रोकने के प्रति है, न उत्तर प्रदेश के ढांचागत विकास के लिए है, बल्कि उनकी पूरी ऊर्जा और पूरी ताकत इस बात में लगती है कि प्रदेश की जनता को कैसे भावनात्मक मुद्दों में उलझा करके वोट को ठगने का काम किया जाए। अब दूसरा सवाल आता है जी कि जो ये घटना हुई, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने जो बात उठाई वो गंभीर बात है। एक लड़की के साथ बस्ती में बलात्कार होता है, उसके जो आरोपी हैं उनकी फोटो होर्डिंग दिखाई देती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं जी। अभी भाजपा के एक सांसद की बात हुई जी। और राजनीति में और समाज में कई बार ऐसा भी होता है कि दस्तावेजी तौर पे चीजें भले न साबित हों, लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या सच्चाई है उसको सब जानते हैं। आप कानूनन कह रहे हैं कि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में जांच कराई, लेकिन क्या हुआ है, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि सरकार को जिस दिन लोकसभा का वो नए भवन का लोकार्पण हो रहा था उस दिन पहलवानों को उठा करके वहां से बंद करना पड़ा। ये सरकार की बेशर्मी और लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है क्या? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। लीजिए, उत्तर प्रदेश संविधान से नहीं चल रहा है, कानून से नहीं चल रहा है, एक व्यक्ति की इच्छा से चल रहा है। लीजिए, और वो व्यक्ति कभी कुछ भी बोलते हैं जी, और उसको सच साबित करने के लिए उनके मंत्रियों में एक होड़ लग जाती है आपस में। अच्छा, और मैं एक बात अगर आप कहिए तो 2 मिनट में एक बात बोले। एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था कि एक राजा थे जिनको झूठ बोलने का बड़ा शौक था। अच्छा, और बहुत लंबे लंबे झूठ बोलते थे और दरबारी और लोग हंस लेते थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को ला करके कहा कि भाई तुम्हारा काम यह है कि मैं जितने भी झूठ बोलूं उसको ढकने का काम करो। तो आदमी तैनात हो गया, उसको तनख्वाह मिलने लगी। अब राजा साहब ने एक बार बोला कि मैंने एक शेर को ऐसा तीर मारा कि वो शेर कभी आगे जाता था, कभी पीछे होता था, कभी आगे जाता था, कभी पीछे होता था, फिर जाकर के वो पहाड़ी की खो में छुप गया और तीर जो है वो खो के बाहर छुपा रहा और जब शेर बाहर निकला तो तीर जाके उसको लग गया, शेर मर गया। तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो उस रफूगर ने राजा के कहा कि राजा साहब मैं रफू छोटी मोटी कर सकता हूँ, मैं तंबू नहीं सिल सकता हूँ फटा हुआ। इस सरकार का तंबू फट चुका है, अब शमसी आ जाए इसको नहीं सिल पाएंगे।
इस सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। हमको हंसी तब आती है और समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता अपराधियों के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ बोलता है तब हंसी आती है। बात तो हो जाने दीजिए। बात अरे भाई आप इतनी देर बोल रहे थे, आप हिसाब से बहस कर रहे थे, मैंने एक बार भी नहीं। गौरव जी ने हमको कहा है बोलने के लिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं भी यही बैठा हूँ। आज मैं जानता हूं कि संघ में असत्य भाषण की भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमें लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं, वो ट्रेनिंग आप मत ग्रहण कीजिए। तो सरकार का तंबू फट चुका है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है ऐसी घटनाओं का, इसलिए उसके प्रवक्ता, उनके मंत्री और सरकार के मुखिया मात्र जनता को भ्रमित करने के लिए कोई न कोई नए नए मुद्दे ला करके जनता को ठगने का काम करते हैं, उसके वोटों को ठगने का काम करते हैं। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और उत्तर प्रदेश की पुलिस इसलिए उसका मनोबल गिरा हुआ है और काम नहीं कर पा रही है क्योंकि सरकार के जनप्रतिनिधि पुलिस का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने निजी हितों के लिए लगातार कर रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, थानों में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार और उसके मंत्री और उसके जनप्रतिनिधि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ और यही वजह है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, अपनी भाषा शैली में सुधार नहीं किया, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इससे भी ज्यादा गंभीर हालात। ठीक है दयाराम भार्गव कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। भाई को लेता हूँ जी। गौरव भाई, हमारे सभी प्रवक्ता महोदय उस बिंदु की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो खामियां हैं। अच्छा, क्या ये जानकारी कोई बताएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जी कि ये जो कृत्या हुई है, जिस पुलिस के संरक्षण में उसको लाया गया था, आखिर वो अपराधी जिसने ये गोली मारी उसको कैसे पता, कब और कहा कैसे? यही वाक्या अतीक अहमद के समय था, यही वाक्या जो है उमेश पाल के समय था, और यही वाक्या 2022 में आप चले जाइए जब वो मैनेजर को गोली मारा गया। इसी तरह वाक्या जब कमलेश तिवारी को लोग मार करके उत्तर प्रदेश से चले गए, यही वाक्या था। आखिर प्रदेश और प्रदेश की सरकार की जो खुफिया विभाग है, जिसपे जनता का जो टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है, उनको तनख्वाह मिलता है, वो खुफिया विभाग क्या काम कर रही है? पासपोर्ट का नाम पर वसूली करने लग रहे थे। पा रही है कि क्या घटने वाला है। अच्छा, और ये सारी चीजें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, काम तो करना चाहती है, लेकिन ये जो पुलिस वाले प्रशासन है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, कानून व्यवस्था को जिस तरह की बताया जा रहा है, ये बार बार प्रश्न जो है उठ रहा है। गौरव, सरकार को ध्यान देना चाहिए। दयाराम भाई, आमिर साबरी बोल रहे हैं, आपको गठबंधन की याद आगे लगता है? नहीं, साबरी भाई को देखिए, साबरी भाई को अगर दो मुहा सांप मत बनिए भाई, एक ही मुहा बनिए। आपको याद नहीं है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह का कृत्या राममूर्ति, अरे प्रवक्ता नहीं भाई, वो पत्रकार है भाई, पत्रकार है वो। आप बताइए, पहले शब्दों पे अपने पहले से गई अपने शब्दों को मर्यादित भाषा का प्रयोग, धज्जियां उड़ाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए ऐसा है, पहले अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करिए। ये दो मुआ साहब जो आपने कहा है, किस बात पे कहा है भाई? क्या हमने दो मुए वाली बात करी? आप बताइए, आपने सुना मैंने कहा था? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आई भाई। अब आवाज नहीं आ रही होगी आपके। वो कह रहा है कि आप जब चाहें आप जब साथ आ जाए, जब चाहे तलाक दे दें और फिर दूसरा को दो मुँह। अरे दो मुँह साहब तो आप हैं कि जब चाह रहे हैं कि भाजपा के साथ चले आ रहे हो, जब चाह रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं। जब अभी सपा में भी आपने प्रयास किए, अभी इससे पहले बसपा में प्रयास किए, बसपा में आपको घास नहीं पड़ी, आप आगे सपा की तरफ चढ़ गए, सपा ने भी किनारा कर लिया, फिर आप भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो दो मुँह साहब कौन हुआ? आप हुए, हम हुए। चलिए ठीक है। प्रशांत यादव बोलेंगे। प्रशांत यादव बोलिए। देखिए गौरव जी, मैं ये कहना चाहूंगा, समाज पार्टी हमेशा कानून व्यवस्था की बात करती है, हमेशा चाहे अरे सभा प्रवक्ता नहीं है भाई, पत्रकार है वो। हमेशा हम कानून पे उंगली उठाने का काम करते हैं। ओके दयाराम भाई, हो गया, ऊर्जा आ गई आपकी, ऊर्जा आ गई। आप बताइए, समाजवादी सरकार में जो कृत्या हुई, आप समर्थन करते हैं क्या? कौन रोक रहा है? आप कहिए ना, सभा को कौन रोक रहा है आपको? हमने रोका है? अरे हमने रोका है आपको सभा को कहने के लिए? आप सभा को कहिए, खूब कहिए, आप कहिए सभा को। अरे आप खुद दोहरी बातें कर रहे हैं।
करिए। चलिए ठीक और है, चलिए हो गया। व्यवस्था को ऊपर जरा भाई आवाज नहीं है, प्रधान लेकिन जी कानून में समय हो गया, मेरे डिबेट समय हो गया है, बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको पता है इनके खिलाफ कितने केस हैं? जल्दी बोलिए संगीन प्रधान अपराध। बाब, प्रधान जरा जल्दी बोलिए। 200 केस के संगीन अपराधी वाला व्यक्ति जिस प्रदेश का सीएम होगा, वहाँ कोई कानून व्यवस्था होगी? और जिस देश का पीएम अपराधियों का, आतंकवादियों का और खुद पुलवामा जैसे हमले कराता है, सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, मैंने नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने। तो ऐसा व्यक्ति फिर इस देश में लोकतंत्र नहीं है, जो राष्ट्रपति जी को नहीं मानता, लोकतंत्र को नहीं मानता, जनता को नहीं मानता, जन की बात करनी चाहिए, मन की बात करता है। तो जब प्रधानमंत्री इस देश का इतना गिरा हुआ है, जिसका व्यक्तियों के खिलाफ, व्यक्तियों के लिए कोई भी मन नहीं उसका काम करने का, और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उनको पता नहीं होना चाहिए कि जनता के लिए काम क्या होना चाहिए। ठीक है, इस देश का प्रधानमंत्री अपराधी है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी है, और ऐसे अपराधियों से देश के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये अपराधी है। ठीक है, अनु भाई कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि हमारे सुभाषपा के मित्र जी बड़े पुराने चीजें दिखा रहे थे जी, बता रहे थे राम वृक्ष यादव क्या क्या। जब आप हमारे गठबंधन में आए थे तब राम वृक्ष यादव का इतिहास नहीं याद था क्या? भूल गए थे तब उस समय भूल गए थे जी। ये दरअसल सुभाषपा के साथ दिक्कत क्या है कि इनको सत्ता की आरामदेह सोफा चाहिए, और जहां मिल सकता है वहीं ग्रहण कर रहा हूं। आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए ना। और आपको लगता है, आपको यही समाजवादियों को नहीं लग रहा है, समझ में आएगा? अच्छा, समाजवादियों को यही लगता है, समाजवादी की कथनी करने में यही फर्क है। अच्छा, अरे जो शिवपाल चाचा के नहीं हुए, जो अपने पिताजी के नहीं हुए, अरे कैसी बात का संग में है भाई? समाज पार्टी संग में है, शिवपाल यादव संग में है भाई। पहले अपने रास्ते आशीर्वाद दे दिया भाई, रोड़े हैं। अरे आशीर्वाद दे दिया। मत होइए, हमारे बोलने से आपके गठबंधन में फर्क नहीं पड़ेगा, इतना विचलित मत होइए। लीजिए शिवपाल जी का पूरा, आपको शिवपाल जी की इतनी चिंता क्यों है? सुन तो लीजिए, आपको क्यों इतनी चिंता है भाई? सुनो, अरे सुनिए, जो मुद्दा है उस पे रहिए, मुद्दा सुन लीजिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। आप जो है किस तरह कितना समाजवादी पार्टी ने किया था, आप बताइए। चलिए बताते रहिए, आपने गठबंधन किया क्या, वो कृतियां भूल गए? आप तो हमको बताइए कि आप किस दल में नहीं रहे, किस दल से गठबंधन आपका नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आपके पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का। ठीक है, आप तो इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि दुनिया गोल है, पूरा विश्व भ्रमण करके आप लौट करके आ गए हैं। फिर भाजपा से निकल करके फिर भाजपा में। चलिए ठीक है, वाह भाई, चलिए ठीक है, वाह भाई वाह, ठीक है, समझे? ठीक है, हो गया। स्वागत है, स्वागत है भाजपा गठबंधन। आखिरी कमेंट समाजवादी में कहा गया था, जो जितना बड़ा गुंडा। ठीक है, हो गया। देखिए आज का जो मुद्दा था हमको उसी पे बात करना चाहिए। मैं खुद सरकार में रहते हुए भी यही कहना चाहूंगा कि जो आज की घटना हुई है वो निंदनीय घटना जो आपको सब लोग घेर रहे हैं, हमारी पार्टी घेर रहे हैं, तो आप देखिए एक दूसरे को खुद ही घेर रहे हैं। हमको घेरने के लिए इनके अंदर ताकत ही नहीं। अच्छा, ताकत नहीं है, वो अपने में ही पहले घेर लें, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दयाराम भार्गव जी हो, अनूप संडा जी हो, सभी हमारे बड़े भाई हैं। सब आपस में खुद ही आप देख रहे हैं किस तरीके से चिल्लम चिल्ला कर रहे हैं। हमको कोई जरूरत नहीं, हमको सिर्फ जनता से मतलब रहता है और हम जनता के साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने फौरन एसआईटी टीम का गठन किया है और उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है कि जो भी है अपराधी है इस हत्याकांड का, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने के उसमें पक्ष में नहीं, जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने को धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। यहाँ पर जिस तरह से प्रयागराज की घटना हुई, तो इसके बाद 15 अप्रैल की घटना के बाद यहाँ पर 7 जून को जो घटनाक्रम घटित हुआ है लखनऊ कचहरी में, हाईकोर्ट परिसर में, वो स्पष्ट बताता है कि 55 दिन के बाद भी, उस घटना को 55 दिन हो चुके हैं, 55 दिन के बाद भी हमने कोई सबक नहीं लिया है, अनुभव नहीं लिया है, कैसे व्यवस्थाएं करना चाहिए, कैसे यहाँ पर रोकथाम करना चाहिए, जो भी परिसर है वहाँ पर चेकिंग कैसी होनी चाहिए कि असले के साथ लोग या अपराधी अंदर ना घुस पाए। वो कोर्ट परिसर जहाँ पर नील कटर लेके भी जाने पर आपको रोक लिया जाता है, उसमें असले के साथ किसी अपराधी की एंट्री हो जाती है और सरेआम एक अपराधी की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, एक बच्ची को भी वहां पर घायल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि अब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर अभी भी कानून व्यवस्था पर तमाम काम करने बाकी हैं। यहाँ पर बातें बुलडोजर नीति की नहीं, यहाँ बातें व्यवस्था की नहीं, यहाँ पर बातें आपको कानून के रसूख को कायम रखने के लिए करनी पड़ेगी कि क्यों कानून का रसूख इतना कम हो गया है कि अपराधी अपने आप को खुलेआम कहीं पर भी जाकर हत्या को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जब रसूख कम होता है
जब डर कम होता है तभी मनभर अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर कानून का डर होता है तो शायद अपराधियों के मन में एक भाव आता है कि नहीं, सरकार अडिग है, कानून व्यवस्था तेज है और हमको इस तरह के अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा। पर जो प्रयागराज में हुआ और जो अब लखनऊ में हुआ वो स्पष्ट करता है कि अभी भी बहुत काम करने बाकी हैं। भले ही 15 अप्रैल की घटना के बाद 55 दिन जरूर हुए हैं, पर अभी भी सबक नहीं लिया है। और जब सबक नहीं लेंगे तो बदलाव नहीं होगा, और बदलाव नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगी तो फिर कानून व्यवस्था के राज की आप जो बात करते हैं उसका एक आवालिया जो एक बुनियाद होती है वो कैसे साबित करेंगे। सरकार बातें करे या काम करे, पर स्पष्ट करे कि कानून व्यवस्था पर इस तरह की जो घटनाएं हैं मुंगली उठाती हैं वो कब खत्म होगी, राज कब कायम होगा और अपराधियों के मन में कब वो डर कायम होगा कि वो समझ सकें कि अब अपराध नहीं करना है, क्योंकि सरकार अडिग है और सरकार चुस्त है और सरकार यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि अपराध ना हुआ है, ना होने देंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।